हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इसके 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसका सातों वीडियो नहीं देखे हैं या एक आध आपसे स्किप भी हो गया है तो प्लीज जाकर आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी से रिलेटेड मैंने कुछ अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे संविधान के सारे संशोधन, जितने इंपॉर्टेंट संशोधन आज तक हुए उन सभी को मैंने एक वीडियो में डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और अनुसूचियों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए पीवाईक्यू सीरीज जो इंडियन पॉलिटी की है उस पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड, यानी कि मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो या कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसमें शामिल नहीं है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो जो होता है वो सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है, इसीलिए उसको मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता। ए ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस पर डी ऑप्शन गलत दे रखा है तो ध्यान में दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि यूनियन में जो कैबिनेट है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो वो जिम्मेदार होती है भारत के राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। याद रखिएगा, जो कहते हैं ना कि नेहरू की विदेश नीति, असल में इनकी विदेश नीति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिस टाइम पे भारत एकदम आजाद ही हुआ था, वो भी 2 टुकड़ों में बंटकर आजाद हुआ था, उस टाइम पर भी इन्होंने अपना झंडा गाड़ा था, ठीक है। इनके टाइम पे बहुत सारे समझौते भी हुए थे, जैसे आपका हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो समझौता होता है, ठीक है। इसके अलावा यूएस में भी ये जाना चाहते थे, रशिया के साथ इनके संबंध अच्छे थे, तो बहुत सारी साथ ही ये सबसे ज्यादा जरूरी है, नाम करके जो आपने सुना होगा, नॉन अलायंस मेंबर, उसके प्रमुख सदस्य थे। इन्हीं के द्वारा नाम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो जब आप याद रखिएगा, अगर सामूहिक रूप से बात आती है तो वो जिम्मेदार होती है लोकसभा के लिए, और व्यक्तिगत रूप से बात आती है तो वो जिम्मेदार होती है या क्या कहते हैं अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करती है, अकाउंटेबल होती है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, बी ऑप्शन है वीके कृष्ण मेनन, सी ऑप्शन है आर एन थापर या डी ऑप्शन है जगजीवन राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीके मेनन, ठीक है, वीके कृष्णन मेनन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंत्रियों में से किस एक ने जनगणना संगठन 1961 में स्थायी स्तर पर काम किया है? यानी कि किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है वो इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी ऑप्शन है होम अफेयर्स, सी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम अफेयर्स, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या होती है? यानी किस अवधि तक उसको नियुक्त किया जाता है? तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, या 64 साल तक, 6 साल तक या 65 साल तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले होती है वहां तक इसको रखा जाता है, यानी कि नियुक्ति रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को प्रतिबंधित करता है? यानी कि ये बताया गया है कि इस संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा संशोधन है वो पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91st अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद को स्थानांतरित कर सकता है? ठीक है, which one of the following motion can the council of ministers of India, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की जो कह सकते हैं कि जो मोशन, मतलब जो प्रस्ताव होता है जो उसको बनाकर रखता है, वो कौन सा होता है? तो वो है आपका विश्वास प्रस्ताव, यानी कॉन्फिडेंस मोशन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेंबर ऑफ लोकसभा हु कैन टेबल अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज,
पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने लोगों की सहमति जरूरी होती है, तो ये होती है 50 लोगों की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का क्या अर्थ है? तो कैबिनेट का अर्थ है आपका कैबिनेट रैंक के मंत्री, जितने भी बड़ी रैंक होती है जैसे कि विदेश मंत्रालय, आर्थिक क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ये सारे ही जो मंत्रालय आते हैं वो कैबिनेट रैंक के होते हैं, यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री कही जाती है इनको। इसके बाद अगला है सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स, डिफेंस या एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट? तो ये आता है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, तो वो है आपका कल्चरल यानी कि संस्कृति कार्यालय। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किस एक के प्रशासन के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो वो उसको पीएमओ के तहत निर्धारित करता है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। किन के लिए काम करता है? यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, नाइदर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। जो कैग का जो काम होता है वो भारत सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए वो इसका निर्धारण करता है। तो डी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में लेखा नियंत्रक महानियंत्रक केंद्र सरकार के खातों की एक विस्तृत विश्लेषणात्मक समीक्षा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। कितने टाइम पे प्रस्तुत करता है ये पूछा है, तो महीने में, साल में, 3 महीने में या 6 महीने में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1 साल में, यानी कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो ले सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट या सॉलिसिटर जनरल। तो करेक्ट आंसर हो जाए इसका होगा आपका अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति है तो संसद के दोनों सदनों में भाग तो लेगा लेकिन मत नहीं डालेगा। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जस्टिस जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच की जाती है, यानी कि जो कैग रिपोर्ट बनाता है उसकी जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी, सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा, किसके मित्र और मार्गदर्शक होते हैं? तो ये होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ कैग और कुछ अटॉर्नी जनरल वगैरह से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हैं। बताइएगा ये आपको कैसे लगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।